नमस्कार, मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ क्षितिज जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक कक्षा 10 RBSE सिलेबस में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं पढ़ ली थी। आज हम उनके उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। अभी न होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये दो कविताएं लिखी। जो दो कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वे यहाँ उद्धत हैं। तो थोड़ा सा उनका परिचय देख लेते हैं। 1896 में उनका जन्म मेदिनीपुर में छायावाद के प्रमुख कवि हैं, और उपनाम निराला नाम से ये कविताएं लिखते हैं। महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में इनका जन्म हुआ था बसंत पंचमी के दिन। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, और 3 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता, और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते इनकी पत्नी, चाचा, भाई, भाभी, पिता आदि सभी एक एक करके इनको छोड़कर चले गए। और अंत में इनकी एक पुत्री थी सरोज, वह भी विवाह के 1 वर्ष पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। लेकिन फिर भी निराला काव्य रचना और साहित्य रचना में अपना विशेष महत्वपूर्ण योगदान देते ही रहे। उन्होंने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लेखन कार्य जारी रखा। लेकिन वे मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश और अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। निराला की मृत्यु 1961 में हुई। तो 1896 से 1961 इनकी जीवन काल है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति इन्होंने एक शोक गीत, जो संसार में शोक गीत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, हिंदी में पहला शोक गीत सरोज स्मृति इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा है। इनकी एक रचना है ये राम की शक्ति पूजा, जो लंबी कविता है, लंबी कविता के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसको कुछ विद्वान महाकाव्य मानते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, ये रचना आपके उसमें कोर्स में दे रखी है। इनकी पहली रचना कौन सी थी? जूही की कली, जो मुक्तक छंद में निर्मित थी। ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। निराला जी मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनका पहला काव्य संग्रह अनामिका था। बंगाल भाषा में कृतिवास द्वारा रचित रामायण पर आधारित है इनकी राम की शक्ति पूजा। बादल राग, भिक्षुक, जागो फिर एक बार, ये इनकी अन्य कविताएं हैं। लिली, शुकुल की बीवी, सखी, चतुरी चमार, ये इनकी कहानियाँ हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये इनके उपन्यास हैं। अनामिका पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो देखते हैं पुस्तक में आपके में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? तो अभी न होगा कविता में, अभी न होगा मेरा अंत कविता में
कौन से ऋतु के आगमन की बात कही है कवि ने? बसंत ऋतु के आगमन की। अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में नव बसंत, इस तरह से लिखा है। तो बसंत ऋतु के आगमन की बात कही है। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। हरे हरे ये पात पुनरुक्ति अलंकार है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? कवि की कविता में मनुष्य के जीवन में आने वाली युवावस्था की ओर संकेत किया गया है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का क्या आशय है? तो इस पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय निराश और हताश लोगों से है, जिनके हृदय में उत्साह नाम मात्र भी नहीं है। कवि निद्रित कलियों से किसका आशय लगाता है? तो कवि जीवन में हताश और निराश हो चुके व्यक्तियों को क्या कहता है? निद्रित कलियां कहता है। अधखिली कलियां कवि के हृदय में अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं। मातृवंदना कविता में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मातृवंदना कविता में कवि ने माँ संबोधन प्रयोग किसके लिए? माँ भारती अर्थात मातृभूमि अर्थात भारत भूमि के लिए किया है। कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार प्रकृति में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? तो प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरने वाले कवि निराला ने बताया है कि बसंत के आगमन से वृक्षों में नए नए पत्ते निकल आए हैं। डालियों पर अधखिली कलियां पुष्प बनते नजर आ रही हैं। प्रकृति के कौन कौन से परिवर्तन लक्षित हुए हैं? तो प्रकृति में वृक्षों पर हरे हरे पत्ते लगे हैं, डालियों पर कलियां निकल आई हैं, कुछ अधखिले और कुछ पूरे खिले हुए पुष्प बनते दिख रहे हैं। पुष्पों से लताएं और डालियां मनोहर लगती हैं। समस्त प्रकृति में बसंत के आगमन पर नयापन आ गया है। सभी प्राणियों के जीवन के प्रति उल्लास और उमंग छा जाता है। यहाँ प्रकृति के में बसंत के आगमन से कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बसंत के आगमन से समस्त प्रकृति में नयापन आ जाता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के जीवन के प्रति उल्लास और उमंग छा जाता है। पेड़ पौधे हरितमा से आच्छादित हो जाते हैं। चारों तरफ खिले फूलों की खुशबू सभी प्राणियों को आनंदित करती है। कविता मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है? मातृभूमि के प्रति अपने आध्यात्म भक्ति और समर्पण की भावना रखने वाले कवि निराला मातृभूमि के चरणों में अपने श्रम से प्राप्त किए हुए श्रम फल जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, वांछित गलत लिख दिया, श्रम से प्राप्त किए हुए सभी फल, श्रम से जो उन्होंने अपने परिश्रम से जो उन्होंने फल अर्जित किए हैं, सभी अर्जित कर्म फलों को, सभी अर्जित कर्म फलों को अर्थात प्रसिद्ध पुण्य कर्म, मान सम्मान आदि सभी को समर्पित कर देना चाहते हैं। इस प्रकार कवि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कामना व्यक्त की है। अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट
कीजिए। या फिर अभी न होगा मेरा अंत कविता में कौन सा स्वर प्रधान है, इसकी स्वर की प्रधानता बताइए, कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी न होगा मेरा अंत कविता में आशावादी और उल्लास का स्वर व्यक्त किया गया है। कवि संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को अपना जीवन आत्मविश्वास एवं उल्लास के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि युवावस्था मनुष्य जीवन का स्वर्णिम काल होता है और इस अवस्था में मनुष्य को खाली न बैठकर आशा एवं उल्लास के साथ कर्म सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार इस कविता में जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से न घबराकर आशावादी और कर्म सौंदर्य के प्रति सतर्क रहने का भाव व्यक्त किया गया है। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। या क्या प्रेरणा देते हैं कवि, ये बताइए। तो एक ही बात है वैसे तो कि मातृवंदना कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, या उसका केंद्रीय भाव क्या है, या उसमें कौन सा स्वर मुखरित है। तो केंद्रीय भाव का अर्थ है कि अभी न होगा मेरा ये मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव मातृवंदना के प्रेम में रंगने वाले कवि निराला ने मातृभूमि के प्रति अपने संपूर्ण भाव को व्यक्त करते हुए कहा कि कविता में कवि ने राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम की भावना को उभारा है। उनके द्वारा, कवि के द्वारा देश प्रेम की भावना उभर कर सामने आई है। निराला राष्ट्रीय चेतना को मुखरित करने वाले हैं। कवि निराला मातृभूमि के चरणों में तन मन धन अर्थात सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मातृभूमि के लिए हमें अपना सब कुछ त्याग कर उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो प्राण भी न्यौछावर करके उसकी रक्षा करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत कविता में निराला ने माँ भारती की तन मन धन से सेवा करने और अपना सब कुछ समर्पित करने का भाव व्यक्त किया है। वे मातृभूमि के चरणों में सब कुछ बलिदान करना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव देश प्रेम है। देश प्रेम की व्यंजना करना है। कर्म सौंदर्य का सुफल अपनी मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देना निराला का मुख्य उद्देश्य इस कविता में रहा है। अर्थात राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम का भाव अभिव्यक्त हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत कविता में कवि ने किन किन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। तो किन किन मूल्यों को अपनाया है इस कविता में निराला के जो हार्दिक उद्गार व्यक्त हुए हैं वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कवि युवावस्था को उत्साह और साहस के साथ जीना चाहता है। युवावस्था को उत्साह और साहस का प्रतीक मानता है। आत्मविश्वास एवं उत्साह पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार यह कविता हमें आत्मविश्वास, उत्साह, आशा, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। मुझे तो कर दृढ़तर, कवि मातृभूमि से दृढ़तर का वरदान क्यों चाहता है? कवि मातृभूमि के प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे इतनी मजबूती देना, मुझे इतनी शक्ति देना
जिससे मैं मातृभूमि की सेवा के मार्ग में मृत्यु के समान भयंकर कष्टों का भी सामना कर सकूं। हे मातृभूमि, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना, मुझे इतना दृढ़ बनाना, शक्तिशाली बनाना कि मैं भयंकर मृत्यु का सामना भी हंसते हंसते कर सकूं। भयंकर कष्टों का सामना भी हर कठिन परिस्थिति में मैं विचलित न होकर दृढ़ रूप से मातृभूमि की सेवा कर सकूं। सप्रसंग व्याख्या, तो मैंने आपको व्याख्या पहले ही अर्थ सहित बता दी हैं। फिर भी एक बार देख लें कि लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है वो आप देख लें। बाधाएं आए तन पर, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो इसकी व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की क्षितिज पुस्तक से मातृवंदना शीर्षक से लिया है, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। जो प्रसंग लिखेंगे, फिर प्रस्तुत पद्यांश में क्या दे रखा है वो प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से उद्धत है वो संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मातृभूमि की परतंत्रता से आहत है, उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ मातृभूमि के चरणों में बलिदान कर समर्पित कर देना चाहता है। तो व्याख्या देखेंगे। कवि निराला जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं, लेकिन मेरा ध्यान और दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहे। माँ, तुम अपने आंसू भरे नेत्रों से देखती रहना कि मुझे अपने हृदय रूपी कमल में बैठाए रखना। मैं तेरी याद करते हुए अपने पसीने, परिश्रम के पसीने से गीले हुए शरीर को तुझ पर अर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान भी देकर मैं तुझे हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दूंगा। तब स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, तो कवि भी स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है और वो कहते हैं कि मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सारी सफलताओं को तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राणों की बलि भी क्यों ना देनी पड़े। विशेष में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ तथा कवि की देश प्रेम की निस्वार्थ भावना, उत्कृष्ट भावना पंक्तियों में झलक रही है। प्रस्तुत पद्यांश में रूपक और अनुप्रास अलंकार है, भाषा थोड़ी क्लिष्ट है और तत्सम शब्दों से युक्त है। हरे हरे ये पात, अमृत सहर्ष सींच दूँ। तो ये प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अभिनव होगा मेरा अंत शीर्षक से उद्धत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसमें कवि ने क्या बताया है कि पूर्ण आश्वस्त हैं कवि मातृभूमि पूर्ण आश्वस्त है कि अभी उसकी काव्य रचना का उत्साह प्रथम चरण में प्रारंभ हुआ है। ये आश्वस्त ऐसे नहीं लिखते, पूर्ण आश्वस्त। आश्वस्त, ये आश्वस्त अलग है और वह अस्वस्थ अलग है। इसका अर्थ होगा जो बीमार है। आश्वस्त मीन्स पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि अभी उसकी काव्य रचना का उत्साह भरा प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, अर्थात युवावस्था प्रारंभ हुई है। अभी अंत बहुत दूर है, अभी तो कवि को और भी आगे बढ़ना है और भी तरक्की करनी है। कवि के मन में जीवन रूपी हरियाली छाई हुई है। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले पौधों को देखकर हर्षित हो रहा है।
अपने सपने जैसे कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर आलस्य में पड़े हुए जीवन को जगाएगा। उसके हृदय में जो कुछ कामनाएं, वो निद्रित कलियां जो हैं, अलसाई हुई कलियां, कौन सी, जो अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श मैं करूँगा, इस पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूँगा। कौन सी, जो थोड़ी कामनाएं हैं उनका वर्णन, कोमल कल्पनाएं हैं, उनका वर्णन कवि यहाँ करता है कि मैं जीवन को जगाऊंगा, जैसे बसंत कलियों को खिलाता है, उसी प्रकार कवि अपनी काव्य रचना से मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास स्थित अलसाए जीवन में उत्साह जगाएगा। वह कहता है कि जैसे बसंत प्रकृति में आनंदमयी वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार कवि भी शिथिलता और आलस्य से में जागरूकता प्रदान करने वाले सभी के नवयौवन को उत्साह से भर देगा। विशेष में वही भाषा भावों के अनुरूप और शैली भावुकतापूर्ण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है कवि का, और कवि आशावादी है और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। सकारात्मकता, सौंदर्य और जीवन के सकारात्मक सौंदर्यों को जीवंत बनाए रखने का कवि संदेश देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।